ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं और टेक्स्ट बुक का पैटर्न बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ है, तो मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से पढ़ाऊँगा, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको छोटी मोटी चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होती है, क्यू वी क्रॉस बी होती है। ठीक है, मतलब वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आप क्रॉस करेंगे तो आपको फोर्स का डायरेक्शन मिलेगा। ठीक है, कि कौन सी डायरेक्शन में है। ठीक है, तो बेसिकली मैग्नेटिक फोर्स का ये फॉर्मूला होता है और कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे अगर कोई भी चार्ज रेस्ट पर है तो उस पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगती है। ठीक है, अगर चार्ज मूव कर रहा है तभी उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, रेस्ट पर है तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी सिर्फ। ठीक है, तो अगर मूव कर रहा है तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं लगती है बट मैग्नेटिक फोर्स भी लगती है। ठीक है, नाउ दैट्स ए डिफरेंट टॉपिक। ओके, तो बेसिकली मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू और छोटी मोटी चीज़ें शायद आपको पता हो कि जैसे क्रॉस जो हम लोग बनाते हैं इसका मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, जो डॉट बनाते हैं इसका मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें हैं। तो बेसिकली आप ये वी क्रॉस बी को ओपन करोगे और इसका मैग्नीट्यूड देखोगे तो वो होता है क्यू वी बी साइन थीटा। वी क्या है, वेलोसिटी है, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, क्यू क्या है, चार्ज है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है तो ई, प्रोटॉन है तो पी। ठीक है, जितना भी चार्ज है, 2 कूलम्ब है तो 2 कूलम्ब। क्यू क्या है, चार्ज है, एफ क्या है, फोर्स है। ठीक है, थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये ऐसे मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो एंगल कितना, 90 डिग्री, तो एफ इक्वल टू हो जाएगा क्यू वी बी। अच्छा, कुछ छोटी मोटी चीज़ें दी हुई हैं जैसे कि साइक्लोट्रॉन मोशन। तो साइक्लोट्रॉन मोशन का मतलब ये है कि जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड कारण जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, तो बेसिकली सर्कुलर मोशन किसके वजह से हो रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होगी, मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल होगी, जिसकी वैल्यू क्या होती है, क्यू वी बी। और क्योंकि साइक्लोट्रॉन मोशन है, ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो एंगल 90 डिग्री होता है, तो साइन 91 हो जाता है, इसलिए यहाँ पे वो नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, mv²/r इक्वल टू क्यू वी बी। तो यहाँ से अगर r की वैल्यू आपको निकालनी है तो r की वैल्यू आ जाती है mv/qb। तो यहाँ से आप लोग रेडियस निकाल सकते हो, ऑर्बिट जिसके अराउंड साइक्लोट्रॉन मोशन हो रहा है वो। ठीक है, तो रेडियस निकाल सकते हो, ये v से ये v खत्म हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप रेडियस निकाल सकते हो। और दूसरा आप मोमेंटम अगर निकालना चाहो वो भी निकाल सकते हो, क्योंकि mv क्या होता है, मोमेंटम ही होता है, तो p से रिप्रेजेंट करते हैं मोमेंटम को, तो p इक्वल टू हो जाता है क्यू बी आर। स्मॉल आर कैपिटल आर एक ही चीज़ है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं। अब इसके बाद आता है आपका साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर। ठीक है, उसमें चार्ज को एक्सेलरेट किया जाता है, तो उसमें भी आपके जो फॉर्मूले हैं वो ही इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पे हम लोग कैसे निकालते हैं, देखो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले टाइम पीरियड निकालते हैं। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा, 2πr रेडियस। ठीक है, 2πr अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी आप लोग यहाँ से निकाल सकते हो, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, क्यू आर बी अपॉन एम। तो 2πr अपॉन क्यू आर बी अपॉन एम, तो r से r खत्म, तो 2πm/qb का इसका टाइम पीरियड हो जाता है। तो बेसिकली 2πm अपॉन qb का इसका टाइम पीरियड हो जाता है। फ्रीक्वेंसी निकालना चाहो तो टाइम पीरियड का अपोजिट कर दो, तो qb अपॉन 2πm इसका फ्रीक्वेंसी हो जाता है। ठीक है, तो ये छोटी मोटी चीज़ें नोट कर लो। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहो तो वेलोसिटी की वैल्यू डाल दो वहाँ पे, हाफ mv² में वेलोसिटी की वैल्यू डाल दो तो काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ईजी है, हो जाएगा। ये सारी चीज़ें निकाल देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m, v की वैल्यू क्या है, क्यू आर बी अपॉन m का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये m से एक m खत्म हो जाएगा तो एक m बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा q²r² b² अपॉन 2m। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ओके, सो ये छोटी मोटी चीज़ें थी, आगे बढ़ते हैं। आइए अब डिस्कस करते हैं बायो-सावर्ट्स लॉ और डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड्स, इंपॉर्टेंट चीज़ें। ठीक है, और बाकी बीच का कचरा मैंने छोड़ दिया है, आखिरी में देख लेंगे। ओके, तो बेसिकली ये कहता है कि जैसे मान लो कोई वायर है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो उसमें ऑब्वियस सी बात है कुछ मैग्नेटिक फील्ड्स आएंगी। ठीक है, तो बेसिकली अगर किसी डीएल लेंथ की बात करें हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, उसकी वैल्यू होती है dB इक्वल टू μ0 I dl क्रॉस r अपॉन r³। ठीक है, ये वैल्यू होती है मैग्नेटिक फील्ड की, किसी भी चीज़ में देख लो। ठीक है, आप वायर में देख लो, आप सर्कुलर आर्क में देख लो, हर एक चीज़ में डीएल लेंथ के कारण, करंट के कारण जो डीएल लेंथ में मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो ये होती है μ0 I dl क्रॉस r अपॉन r³। ठीक है, आप क्रॉस प्रोडक्ट हटाओगे तो dB की वैल्यू आ जाएगी μ0 I, ठीक है, dl अपॉन r², dl साइन थीटा अपॉन r², ये हो जाती है। ठीक है, तो बायो-सावर्ट्स लॉ की हेल्प से आप बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड्स निकाल सकते हो। तो जो इंपॉर्टेंट मैग्नेटिक फील्ड्स है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट
मैग्नेटिक फील्ड्स आपको जो याद रहनी चाहिए वो बता देता हूँ। सबसे पहला स्ट्रेट लॉन्ग वायर जो कि इनफाइनाइट कंसीडर किया जाता है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड ये होती है। आपको एग्जाम में डिराइव करने आ सकता है, तो डेरिवेशन देख लेना सभी के, ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। ये वाला थोड़ा सा हार्ड है तो ये आएगा भी नहीं वैसा, ठीक है। सर्कुलर आर्क बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, ठीक है। और एक टोरॉइड या फिर सोलेनॉइड वाला कर लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्ट्रेट लॉन्ग वायर की मैग्नेटिक फील्ड ये होती है। इसको अगर सेमी इनफाइनाइट कर दे तो डिवाइड बाय 2 कर दो, वो ये हो जाती है, ठीक है। कोई भी आर्क अगर आप लेते हो तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ये होती है। लेकिन अगर सिर्फ सर्कल की बात करो तो थीटा की वैल्यू वहाँ पे 2 पाई आ जाएगी, तो 2 पाई डालोगे तो ये खत्म होकर 2r बचेगा, ठीक है। अगर आप सेमी सर्कल की बात करो तो थीटा की वैल्यू पाई हो जाएगी, तो वहाँ पे म्यू नॉट आई अपॉन 4r बचेगा, ठीक है। तो किसी भी सर्कुलर आर्क के लिए मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अब मान लो कोई 1/8 सर्कल है तो 8 से डिवाइड कर दो, तो म्यू नॉट आई अपॉन 16r हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है किसी भी लूप से अगर आप देखते हो तो वो होती है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट में जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। जेड डिस्टेंस है, ठीक है, इस एक्सिस पर जेड डिस्टेंस है और आर रेडियस है, ठीक है। नेक्स्ट सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड होता है बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। स्मॉल एन क्या है? स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। कुछ लोग इसको नंबर ऑफ टर्न समझते हैं ना, ये कैपिटल एन अपॉन एल होता है। जो कैपिटल एन होता है वो होता है नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। सिमिलरली टोरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई एन अपॉन 2 पाई आर। तो टोरॉइड या फिर सोलेनॉइड का ध्यान रखना, आ सकता है सर्कुलर आर्क भी आ सकता है। बहुत ही ईजी डेरिवेशन है, फॉर्मूला में बस आपको वैल्यू डालनी है, आंसर आ जाएगा डी वी इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सिर्फ इसी फॉर्मूले में आपको वैल्यू डालनी है, बहुत ही ईजिली आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, एम्पियर्स लॉ देखते हैं। चलिए अभी देखते हैं एम्पियर्स लॉ। तो एम्पियर्स लॉ से क्या कहता है? एम्पियर्स लॉ कहता है इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, ठीक है। ये स्टेटमेंट है, मतलब बेसिकली आपको कहीं पर भी अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो वहाँ पर एक एम्पियर लूप बनाओ, उसके अंदर जो भी करंट्स हैं उनको कंसिडर करो, ठीक है। उसके अंदर जो भी करंट्स हैं उनको कंसिडर करो, बाहर जो भी करंट्स हैं उनको नेग्लेक्ट करो। तो इनको नेग्लेक्ट करो, इनको नेग्लेक्ट करो। अब इन करंट्स में जो सेम डायरेक्शन में है उनको एक साइन दे दो, जो अपोजिट डायरेक्शन में उनको एक साइन दे दो। तो मान लो आउटवर्ड का हम लोग पॉजिटिव ले लें, तो I1 प्लस I2 हो गया। ये इनवर्ड जा रहा है, इसको माइनस ले लिए, तो ये हो गया आपका टोटल करंट, ठीक है। इस करंट को आप यहाँ डालो और फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड निकालो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। डीएल क्या है? एम्पीरियन लूप है ये, तो इसका लेंथ होता है ये, ठीक है। अच्छा, जैसे सोलेनॉइड का मैं सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। सोलेनॉइड क्या होता है? इनफाइनाइट लूप्स होते हैं इसमें, ठीक है। इनफाइनाइट लेंथ का होता भी है ये। तो इसमें हमने क्या किया, एक एम्पीरियन लूप बनाया। तो इसमें मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप बनाया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं हर एक पॉइंट पर एम्पीरियन लॉ लगाऊंगा, एम्पियर्स लॉ लगाऊंगा। पहले ए से बी में लगाता हूँ, तो इंटीग्रल ए से बी बी डॉट डी एल प्लस इंटीग्रल बी से सी बी डॉट डी एल प्लस इंटीग्रल सी से डी बी डॉट डी एल प्लस इंटीग्रल डी से ए बी डॉट डी एल इज टू क्या हो, इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट। एक ही करंट यहाँ पे दौड़ रहा है आई, तो सिर्फ आई होगा, ठीक है। क्लियर इतना? अब देखो ए से बी जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। बी से जब सी जा रहे हो तो बेसिकली जो करंट है वो ऐसे जा रहा है, ठीक है। या यूं समझो, देखो जब बी से सी जा रहे हो तो आपकी लेंथ ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो बी डॉट डी एल बेसिकली आपस में परपेंडिकुलर हो रहे हैं, तो वो जीरो हो जाएगा। सेम केस डी से ए में है, वहां भी परपेंडिकुलर हो रहे हैं, वो भी जीरो हो जाएगा। सी और डी जो है वो करंट एरिया से बाहर है, ठीक है। एम्पीरियन लूप में जो सी डी है वो इससे बाहर है, तो वो भी जीरो हो जाएगा। तो आपके पास बचा बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। बी कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लो, डी एल का इंटीग्रेशन होता है एल, तो बी एल इक्वल टू आ गया म्यू नॉट आई। तो बेसिकली जो टोटल करंट होगा वो हो जाएगा आई इक्वल टू कैपिटल एन इंटू आई। कैपिटल एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स है इंटू आई। तो बी एल इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल एन आई म्यू नॉट, ठीक है। अब कैपिटल एन को आप क्या लिख सकते हो, स्मॉल एन होता है कैपिटल एन अपॉन एल, तो कैपिटल एन को आप लिख सकते हो एन इंटू एल। एल से एल खत्म हो जाएगा, तो बी इक्वल टू आंसर आ जाएगा म्यू नॉट एन आई, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड, ओके। सिमिलरली आप टोरॉइड का भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अब फालतू चीज़ें देखते हैं जो छूट गई थी, उसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लो, जैसे मैग्नेटिक फोर्स वायर में कितना होता है, आई डी एल क्रॉस बी, जिसको आप ओपन करते हो तो बिल साइन थीटा हो जाता है, ठीक है। तो कभी भी किसी वायर में आपसे मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करने बोले तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, एफ इक्वल टू बिल साइन थीटा। वैल्यूज आपको दी रहेंगी एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स। अगर दो पैरेलल वायर्स रखे हुए हैं साथ में तो उनके बीच में जो मैग्नेटिक फोर्स आती है,
अट्रैक्शन की, वो ये होती है F/L इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd। मतलब एक वायर से करंट फ्लो कर रहा है I1, ठीक है, दूसरे वायर से करंट फ्लो कर रहा है I2 और इनके बीच की है डिस्टेंस d। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो। कैपिटल L क्या है, लेंथ है, ठीक है, लेंथ आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है टॉर्क ऑन अ करंट लूप। तो टॉर्क बेसिकली होता है NIA×B, ठीक है। इसको आप ओपन करते हो तो ये हो जाता है NIBA sin थीटा, ठीक है। तो टॉर्क ऑन अ करंट लूप का भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना, ठीक है। तो ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आप एक जगह पे लिख लो शॉर्ट नोट्स की तरह पे। आगे बढ़ते हैं और अभी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। चलिए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका पहले डायग्राम है, आपको डायग्राम अच्छे से याद रहना चाहिए। तो ये वर्क कैसे करता है बेसिकली, तो गैल्वेनोमीटर तो ऑब्वियसली हमें करंट बताता है, ठीक है। इसमें होता क्या है, जो नीचे कॉइल रहता है ना, वो थोड़ा सा रोटेट करता है, और जब वो रोटेट करता है तो उसके अंदर लगता है एक रीस्टोरिंग टॉर्क। अब रीस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू अगर आपको याद हो तो SHM में हमने देखी थी C थीटा, टॉर्सनल कांस्टेंट इनटू थीटा। तो सेम चीज़ यहाँ पर, क्योंकि स्प्रिंग लगी हुई है उसके रोटेट होने में, तो यहाँ पे जो रीस्टोरिंग टॉर्क होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होती है, K इंटू फाई। फाई मतलब कितना एंगल वो डिस्प्लेस हुआ, और ये जो फाई है यही तो वो डिफ्लेक्शन है जो हमें जाननी है, ठीक है। K क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। तो बेसिकली रीस्टोरिंग टॉर्क यहाँ पे K फाई लगता है, और जो टॉर्क की वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड के कारण होती है करंट लूप पे, वो वैल्यू होती है NIAB, करेक्ट। तो यहाँ से आपको फाई की वैल्यू मिल जाती है NIAB अपॉन K, ठीक है। सपोज कैपिटल N की वैल्यू 1 हो गई तो फिर IAB अपॉन K हो जाता है यहाँ पे। इस तरीके से आप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट कर सकते हो, इजी। सो दिस वाज इट, आई होप रिवीजन में मज़ा आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे तो हम करेंगे EMI, ठीक है।